नमस्कार दोस्तों, एम के हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मोहब्बत एक साजिश। दोस्तों, ये इस कहानी का अंतिम भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। वो बोलता है, माँ सामने शादी कर ली है। हमारी पत्नी का नाम अवनी है और हम उससे बहुत प्यार करते हैं। सुरेखा ये सुनकर गुस्से में बोलती है, क्या करती है आपकी पत्नी? वो भी कहीं की राजकुमारी है क्या? ऋषि, नहीं माँ, वो कोई राजकुमारी नहीं है, बल्कि एक आम लड़की है जो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। सुरेखा, हमने आपको शादी करने के लिए खुद से दूर नहीं किया था। आप किसी और से शादी कर सकते हैं। ऋषि उसे शादी की सारी बात बता देता है। सुरेखा ये सुनकर उससे बोलती है, अच्छा, मतलब ये शादी आपकी मर्जी से नहीं बल्कि आपके सर पर गन रखकर की गई थी। हम ये शादी को नहीं मानते। ऋषि, गन रखकर की गई हो या बिना गन रखे, पर मेरी शादी अवनी से हो चुकी है और वही मेरी पत्नी है। आप माने चाहे ना माने, पर मैं उसे अपनी पत्नी मानता हूँ। इतना बोलकर ऋषि गुस्से में वहां से चला जाता है। मुंबई अवनी अपने घर पर अपनी फ्रेंड आशिमा के साथ बैठी हुई थी। उसके हाथ में ऋषि की तस्वीर थी। वो ऋषि की तस्वीर को एकटक देखे जा रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। आशिमा टिश्यू पेपर उसकी तरफ बढ़ाकर बोलती है, तेरे रोने से क्या होगा यार, कल से रोई जा रही है। अवनी रोते बोलती है, तो और क्या करूं? ऋषि ने मुझसे सच्चाई क्यों छुपाई? मेरे सामने गरीब बनता था, उसके पास टैक्सी तक के पैसे नहीं थे, रोज मेरी स्कूटी में बैठकर ऑफिस जाता था। तब क्यों नहीं बताया कि वो माधवगढ़ का कुंवर सा है? आशिमा उसे समझाते बोलती है, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। अवनी उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, क्या कोई मजबूरी नहीं थी उसकी? वो मुझे बता सकता था। मैं जब उसे प्यार नहीं करती थी तो मेरे पीछे पीछे घूमता था, मुझे अपने प्यार का एहसास दिलाया और अब जब मैं उसे प्यार करने लगी हूँ तो मुझसे इतना दूर चला गया। मैं उसके बिना नहीं रह सकती और अब चाहकर भी उसे पा नहीं सकती। मैं एक आम लड़की हूँ और वो माधवगढ़ का कुंवर सा। अब चाहकर भी मैं उसे अपना नहीं बना सकती। अब तो बहुत कुछ हो चुका है। आशिमा, देख यार, फालतू की बात मत कर। अगर ऋषि तुझसे प्यार करता है तो तुझे उसे अपना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो ऑलरेडी तेरा ही होगा ना। बस तू एक काम कर, माधवगढ़ चली जा। अवनी उसके बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या माधवगढ़? नहीं नहीं, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? आशिमा, क्यों नहीं जा सकती? प्यार में तो लोग 7 समंदर पार कर देते हैं, ये तो फिर भी माधवगढ़ है। अगर ऋषि वापस चाहिए तो तुझे माधवगढ़ तो जाना ही पड़ेगा। जा और उससे पूछना कि उसने अपनी सच्चाई क्यों छुपाई। क्या वो अब भी तुझसे प्यार करता है या नहीं, या वो सब नाटक था। अवनी आशिमा की बात सुनकर कुछ सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ माधवगढ़ के लोग महल के बड़े से गार्डन में खड़े थे। वहीं ऋषि और सुरेखा जी भी खड़े थे। थोड़ी ही देर में हवन शुरू होने वाला था। आज ऋषि का राज तिलक होने वाला था, इसीलिए माधवगढ़ के लोग अपने कुंवर सा का राज तिलक देखने शामिल हुए थे। थोड़ी देर में ऋषि सुरेखा के साथ हवन कुंड के पास जाकर बैठ जाता है और हवन शुरू हो जाता है। ऋषि के दिमाग में लगातार अवनी ही चल रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था और साथ ही साथ उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वो अवनी के अलावा किसी और लड़की से सगाई नहीं करना चाहता था। उसने सुरेखा से बोल तो दिया था कि वो नव्या से सगाई नहीं करना चाहता है, पर वो सुरेखा जी को भी अच्छी तरह से जानता था कि वो अपनी बात उससे मनवा ही लेती है। वो सुरेखा को, यानी कि अपनी माँ को अच्छी तरह जानता था। वो कैसे भी करके अपनी बात मनवा लेती। थोड़ी देर में हवन के बाद ऋषि को एक बड़े से चेयर पर बिठाया जाता है और उसका राज तिलक होता है। सभी लोग ऋषभ के नाम की जय जयकार करने लगते हैं। ऋषि के राज तिलक के बाद एक बड़ी सी कार महल के दरवाजे पर आकर रुकती है। उसमें से खूबसूरत सी लड़की, जिसने बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए थे, उतरती है। वो लड़की दिखने में कहीं की राजकुमारी लग रही थी। उसके साथ एक और आदमी भी उतरता है। सुरेखा जी उस आदमी की तरफ देखकर अपने हाथ जोड़कर बोलती है, महाराज केशव जी, आपका हमारे महल में स्वागत है। महाराज केशव सिंह जोधपुर के राजा थे और उनकी बेटी नव्या सिंह थी। नव्या ऋषि के पास आती है और अपना हाथ बढ़ाकर उसे हेलो बोलती है, पर ऋषि उससे हाथ नहीं मिलाता और महल के अंदर चला जाता है।
ऋषि को इस तरह से जाता देखकर सुरेखा जी को बहुत बुरा लगता है और वो भी गुस्से में उसके पीछे चली जाती हैं। मुझे छूने का मैंने सिर्फ अपनी पत्नी को दिया है। नव्या ऋषि के पास आती है और अपना हाथ बढ़ाकर उसे हेलो बोलती है, पर ऋषि को उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में मुंह बनाते हुए महल के अंदर चला गया था। ऋषि को इस तरह से जाता देखकर सुरेखा जी को बहुत बुरा लगता है और वो भी गुस्से में उसके पीछे चली जाती है। सुरेखा जी ऋषि को आवाज़ लगाती है, ऋषभ रुकिए। ऋषि सुरेखा जी की आवाज़ सुनकर रुक जाता है, पर पलटकर उनकी तरफ नहीं देखता। सुरेखा जी उनके सामने आकर गुस्से में बोलती हैं, ये क्या तरीका है? कल आपकी नव्या से सगाई होने वाली है और आप ऐसे ही चले आए। ऋषि, माँ, मैंने पहले ही कहा है कि मैं सिर्फ अवनी से प्यार करता हूँ, फिर भी आप समझते क्यों नहीं हैं? मैं नव्या से सगाई नहीं कर सकता, मेरी शादी हो चुकी है। सुरेखा जी उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती हैं, ये मत बोलिए कि आपकी शादी किस तरह से हुई है। आपने हमें बताया था ना कि उन लोगों ने आपके सर पर गन रखकर आपकी शादी उस लड़की से ज़बरदस्ती करवाई थी। हम इस शादी को नहीं मानते। ऋषि उनकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, आप नहीं मानती, पर मैं मानता हूँ। मैं अवनी से प्यार करता हूँ, भले ही जिस तरह से भी शादी हुई हो, पर शादी तो हो गई ना, और अब वह मेरी पत्नी है। आप ये बात मान ले तो ठीक है, वरना आपकी मर्जी। मैं कल सगाई नहीं करूँगा नव्या से। सुरेखा जी, हम भी देखते हैं आप कल कैसे सगाई नहीं करते हैं ऋषभ। इतना बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऋषभ भी गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अवनी रेलवे स्टेशन आ चुकी थी। आशिमा भी उसके साथ थी। अवनी आशिमा से बोलती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आशिमा, देख, डर मत, भूल मत कि तू अवनी है, और मैं जहाँ तक मेरी अवनी को जानती हूँ वो किसी से नहीं डरती, बल्कि वो तो लोगों को डराना जानती है। अवनी उसकी बात सुनकर फीका मुस्कुरा देती है। आशिमा उसे पानी की बोतल देते बोलती हैं, माधव को घर पहुँचकर फ़ोन करना, सब ठीक होगा। अवनी अपना सिर हिलाकर उसके गले लग जाती है। तभी ट्रेन का हॉर्न बजता है। अवनी जाकर ट्रेन के अंदर बैठ जाती है। ट्रेन थोड़ी ही देर में चलने लगती है। आशिमा उसे हाथ हिलाकर बाय बोलती है। अवनी भी उसे बाय करती है। थोड़ी देर के बाद ट्रेन अपनी रफ्तार से चलने लगती है। आशिमा फिर ऊपर की तरफ देखकर बोलती है, हे भगवान, सब ठीक करना, इसे इसके प्यार से मिलवा देना। वहीं दूसरी तरफ माधवगढ़ के महल में सगाई की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। ऋषि ये सगाई नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। ऋषि अपने कमरे में बैठा हुआ था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी नव्या उसके कमरे के अंदर आती है और उसके बगल में आकर बैठ जाती है। ऋषि उसे एक नज़र देखता है और फिर सामने की तरफ देखने लगता है। नव्या उसके हाथ पर अपना हाथ रख कर बोलती है, क्या हुआ ऋषभ? देख रही हूँ आप हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। हमसे कोई भूल हो गई है क्या? बताइए ना ऋषि, हमसे कोई गलती हुई है क्या? ऋषि उससे अपना हाथ झटक कर गुस्से में बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम्हें कमरे में आने के पहले नॉक करना चाहिए ना, ऐसे कैसे आ गई? नव्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराते बोलती है, ऋषभ, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम पहली बार आपके कमरे में आए हैं। पहले भी ना जाने कितनी बार हम बिना नॉक के कमरे में आ चुके हैं। ऋषि गुस्से में खड़ा होते बोलता है, पर अब बात अलग है नव्या। अच्छा, अब ऐसा क्या हो गया? ऋषि, अब मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरी लड़की मुझे छुए या मेरे अनुमति के बिना मेरे कमरे में आए। मेरे कमरे में आने का और मुझे छूने का हक मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी को दिया हुआ है। ऋषि गुस्से में उससे ये बोलता है। नव्या उसके मुंह से पत्नी शब्द सुनकर बुरी तरह चौंक जाती है। नव्या ये सुनकर बुरी तरह से चौंक जाती है और वो ऋषि के चेहरे को ही देखती रहती है। ऋषि दोबारा से उससे बोलता है, नव्या, आगे से ध्यान रखना, मेरे कमरे में आने का और मुझे छूने का मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी को दिया है। आगे से ये चीज़ ध्यान रखना, समझ गई तुम? नव्या उसे बोलती है, क्या पत्नी? ऋषभ, हाँ पत्नी, मेरी शादी हो चुकी है और ये बात तुम अच्छे से जान लो कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तुमसे सगाई नहीं करना चाहता। मैंने माँ से बात की है, पर माँ मेरी बात नहीं मान रही हैं, तो तुम अपने पापा से बात करो और उनसे कहो कि वो इस सगाई के लिए मना कर दें और तुम यहाँ से चली जाओ। नव्या उसकी बात सुनकर गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। ऋषि भी अपने बेड पर बैठ जाता है। अगले दिन ऋषि के महल में सगाई की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी।
पूरे महल को खूबसूरती से सजाया गया था। ऋषि अपने कमरे से बाहर आता है और महल को देखता है। वो फिर एक नौकर से पूछता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? नौकर, कुंवर सा, आपकी सगाई की तैयारियां चल रही हैं, आप नहीं जानते हैं क्या? ऋषि ये सुनकर गुस्से में सुरेखा जी के कमरे की तरफ चला जाता है। वो कमरे के दरवाजे के पास जाकर रुक जाता है क्योंकि अंदर से आवाज आ रही थी। सुरेखा जी नव्या और केशव सिंह आपस में बात कर रहे थे। सुरेखा केशव सिंह से बोलती है, महाराज आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ऋषभ की शादी उस लड़की से जबरदस्ती करवाई गई थी। ऋषभ ने ये बात मुझे बताई थी, उसके सर पर घन रखकर जबरदस्ती शादी करवाई थी। ऋषभ ने मुझे खुद बताया था कि उस लड़की के घर वालों ने उसके सर पर घन रखकर उसकी शादी करवाई थी। मैं ये शादी को नहीं मानती, और वैसे भी अब वो लड़की यहाँ वापस नहीं आने वाली। नव्या, ठीक है आंटी, आप बोल रहे हैं तो हम लोग मान लेते हैं। मैं ऋषभ से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उससे ही सगाई करना चाहती हूँ, इसीलिए तो मैं कल उसकी बात सुनकर भी यहाँ रुकी हुई हूँ, वरना कब का चली जाती। सुरेखा, नहीं नव्या, तुम्हारी सगाई ऋषभ से होकर रहेगी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपनी बहू मान चुकी हूँ। नव्या उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। ऋषि ये सब सुनकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। 1 घंटे के बाद एक नौकर ऋषि के कमरे में आकर दरवाजा नॉक करता है। ऋषि बेड पर लेटा हुआ था। वो उस नौकर को अंदर आने को बोलता है। नौकर अंदर आकर एक ड्रेस उसके सामने रखते बोलता है, कुंवर साहब, महारानी ने आपके लिए ड्रेस भिजवाया है और कहा है जल्दी से तैयार होकर आ जाइए, सगाई के मुहूर्त का समय होने वाला है। ऋषि बिना ड्रेस की तरफ देखे बोलता है, जाकर माँ से बोल दो मुझे ना कोई ड्रेस पहनना है और ना ही कोई सगाई करनी है। नौकर उसकी बात सुनकर भी वहीं खड़ा था। ऋषि उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोलता है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से। नौकर, नहीं कुंवर साहब, अगर मैं ऐसे ही चला गया तो महारानी मुझे सजा देगी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा मत कीजिए, वरना वो सजा मेरे परिवार को भी देंगी। ऋषि ये सुनकर गुस्से में उठकर खड़ा होता है और उस नौकर को अपने कमरे से बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देता है। ऋषि को इस समय बहुत ही गुस्सा आ रहा था। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो चुका था। थोड़ी देर के बाद ऋषि तैयार होकर बाहर आता है। वो नौकर अभी भी उसके कमरे के बाहर ही खड़ा था। ऋषि उसे एक नज़र गुस्से में देखता है और वहाँ से चला जाता है। वो नौकर भी उसके पीछे जाता है। सुरेखा जी ऋषि को देखकर मुस्कुराते बोलती है, अच्छा हुआ आ गए तुम, चलो अब सगाई का मुहूर्त हो गया है। ऋषि, माँ आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। सुरेखा जी, हम जो करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं, आओ अब। ऋषि गुस्से में नव्या के पास आकर खड़ा हो जाता है। एक लड़की फिर थाल में 2 डायमंड रिंग लेकर आती है। नव्या मुस्कुराकर रिंग उठाकर ऋषि को जैसे ही पहनाने जाती है तभी एक आवाज़ आती है, ऋषि। ऋषि और बाकी सब आवाज़ सुनकर दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर अवनी खड़ी थी और बहुत गुस्से में थी। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो चुका था। तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। ऋषि और नव्या की सगाई होने जा रही थी। नव्या मुस्कुराकर रिंग लेकर ऋषि को जैसे ही पहनाने जाती है तभी एक आवाज़ उनके कानों में गूंजती है, ऋषि। ऋषि और बाकी सब आवाज़ सुनकर दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर अवनी खड़ी थी और बहुत गुस्से में थी। ऋषि अवनी को देखकर बहुत ही बुरी तरह चौंक जाता है। वहीं बाकी सब भी अवनी को हैरानी से देख रहे थे। अवनी अंदर आकर अपना सूटकेस वहीं पटक देती है और स्टेज पर आ जाती है। वो ऋषि का कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर किसी और से सगाई करने की? तुम खुद को समझते क्या हो? प्यार मुझसे किया और सगाई इस लड़की के साथ कर रहे हो। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी सगाई इससे होने दूंगी? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो। मैं तुम्हारी सगाई इसके साथ कभी नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो और तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है, समझे? ऋषि अवनी की बातें सुनकर उसे सबके सामने अपनी बाहों में भर लेता है। ये देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं अवनी भी एक पल के लिए हैरान हो जाती है। ऋषि अवनी को गले से लगाए हुए बोलता है, तुम आ गई। तुम नहीं जानती मैंने तुम्हारा कितना वेट किया। मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगी। मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ इस बात को मान ही नहीं रही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अवनी। आई लव यू सो मच जान। मैं अकेला हो गया था तुम्हारे बिना। अगर तुम आज नहीं आती ना तो मैं मर जाता।
अवनी उसकी बात सुनकर उसके होठों पर अपना हाथ रख देती है। ऋषि उसका हाथ अपने होठों से हटाता है और उसके चेहरे पर किस करने लगता है। सुरेखा जी ये देखकर गुस्से में चिल्लाती हैं, ऋषभ ये क्या बदतमीजी है, कौन है ये लड़की और तुम इसे सबके सामने किस कैसे कर सकते हो। तुम भूल गए तुम कौन हो और तुम्हारी सगाई नव्या से होने वाली है और तुम किसी और को किस कर रहे हो। ऋषि सुरेखा जी की आवाज़ सुनकर गुस्से में उनकी तरफ देखकर बोलता है, किसी और को नहीं, अपनी पत्नी को किस कर रहा हूँ और मुझे पूरा हक है, मैं अपनी पत्नी को किस कर सकता हूँ। और मैंने आपसे पहले ही बोला था ना कि मुझे इस नव्या से सगाई नहीं करनी है, फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। आप मेरी बात सुनती ही कब हो, बस जब देखो अपनी चलाती रहती हो। अच्छा हुआ मेरी पत्नी यहाँ आ गई, तो अब आप ध्यान से सुनो, मैं ये सगाई यहीं तोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी शादी अवनी से हो चुकी है और अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। इतना बोलकर वो अवनी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। ऋषि अवनी को अपने कमरे में लाता है और उसे वापस अपनी बाहों में भर लेता है। अवनी जब मुझसे इतना प्यार करते हो तो एक फ़ोन क्यों नहीं किया, मुझे सच क्यों नहीं बताया कि तुम कौन हो, क्यों मुझसे सच्चाई छुपा कर रखी। ऋषि उसकी बात सुनकर उसे बेड पर बैठा देता है और वो खुद उसके सामने घुटनों पर बैठकर उसका दोनों हाथ थाम कर बोलता है, अवनी मैं तुमसे सारी सच्चाई बताना चाहता था लेकिन मैं डरता था कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। तो सुनो अवनी, मैं यहाँ का कुंवर सा हूँ, बचपन से ही रॉयल लाइफ जीते जीते थक चुका था, मेरा यहाँ दम घुटने लगा था, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था। फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, पर माँ को पता चल गया। मैंने माँ से 1 साल का समय मांगा कि 1 साल में अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और माँ ने मुझे इजाज़त दे दी। फिर मैं मुंबई आ गया और वहाँ पहली बार मैं तुमसे उस नाइट क्लब में मिला था। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। उसके बाद हम दोनों करीब आए और हमारी शादी हो गई। जितना मैं तुम्हारे करीब आता गया तुम्हारे लिए मेरा प्यार उतना ही बढ़ता गया। मैं तुम्हें बताना चाहता था पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे डर लगता था कि कहीं मेरी सच्चाई जानकर तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, मुझे ये लोग यहाँ वापस ले आएंगे, पर अब तुम आ गई हो, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरा विश्वास करो अवनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं इस पूरे राज्य के लोगों को बता दूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं सुनूंगा। अवनी उसकी ये बात सुनकर उससे बोलती है, क्या तुम अपने पूरे राज्य के लोगों को बता दोगे कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ऋषि हाँ अवनी, अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, अब तुम यहाँ आ गई हो, अब मुझे किसी का डर नहीं है। अब मैं सभी को बता दूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो, इस पूरे माधवगढ़ की कुंवर रानी सा हो। अवनी उसकी ये बात सुनकर उसके गले से लग जाती है। ऋषि भी मुस्कुरा देता है। तभी सुरेखा जी कमरे के अंदर आते हुए गुस्से में बोलते हैं, ऋषभ। सुरेखा जी की आवाज़ सुनकर अवनी ऋषि से अलग होने लगती है, पर ऋषि उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। सुरेखा जी ये देखकर अपने हाथ की मुट्ठी कसते बोलते हैं, ऋषभ हम आपके सामने खड़े हैं, आपको थोड़ा सा भी शर्म है या नहीं। ऋषभ अवनी से अलग होता है और उनकी तरफ देखकर गुस्से में बोलता है, मैं अपनी पत्नी के गले लगाऊं, इसमें शर्म की क्या बात है माँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरी शादी हो चुकी है, फिर भी आप मेरी सगाई उस नव्या से करवा रही थी, तो शर्म मुझे नहीं आपको आना चाहिए। सुरेखा जी उसकी ये बात सुनकर गुस्से में बोलते हैं, आप बहुत बदतमीज हो गए हैं ऋषभ, पहले आप ऐसे नहीं थे, पर जब से आप वापस आए हैं बहुत बदतमीजी से बात करने लगे हैं। वो फिर अवनी की तरफ देखकर बोलती है, ये सब इस लड़की के संगत का असर है, ये मिडिल क्लास लड़की। तभी ऋषि गुस्से में खड़ा होते बोलता है, आपको मुझे जो बोलना है आप बोल सकती है माँ, पर मैं अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं सुनूंगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज आपने इसके लिए बोल लिया, लेकिन आइंदा से याद रखना, मैं अपनी पत्नी के खिलाफ एक भी उल्टा सीधा शब्द नहीं सुनूंगा। सुरेखा जी अपने दांत पीसते बोलते हैं, अच्छा क्या करेंगे आप, एक नहीं 100 बार बोलेंगे, सारे मुसीबत की जड़ ये लड़की है, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आने की, अब ये यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाएगी, इसे तुम जान से मार
वो ये बोल ही रही थी, तभी ऋषि गुस्से में फ्लावर पॉट उठाकर दीवार की तरफ दे मारता है, जिससे फ्लावर पॉट टूटकर चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर सुरेखा जी और अवनी दोनों घबरा जाते हैं। मैं आपसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। ऋषि सुरेखा जी की बात सुनकर गुस्से में फ्लावर वॉश उठाकर दीवार की तरफ दे मारता है, जिससे फ्लावर वॉश टूटकर चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर सुरेखा जी और अवनी दोनों आंखें फाड़ कर देखने लगते हैं। वो दोनों बुरी तरह से घबरा चुके थे। ऋषि सुरेखा जी से बोलता है, अगर किसी ने भी मेरी पत्नी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो मेरा गुस्सा सहने के लिए तैयार है। और माँ, अगर आपके कारण मेरी पत्नी को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा और ये भी भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ हो। फिर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। सुरेखा जी ऋषि की बात सुनकर उसे जवाब देती हैं। तब एक आवाज़ आती है, कहाँ जाने की बात हो रही है ऋषभ? एक तो आप 1 साल के बाद वापस आए हैं और फिर से जाना चाहते हैं। आवाज़ सुनकर ऋषि अवनी और सुरेखा जी दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर ऋषि की दादी गायत्री सिंह रायजादा और ऋषि के पिता भानु सिंह रायजादा खड़े थे। ऋषि धीरे से बोलता है, दादी साहब, पापा आप दोनों आ गए। गायत्री कमरे के अंदर आकर बोलती है, हाँ हमें यहाँ आना पड़ा। आपकी माँ को बहुत जल्दी थी आपको कुंवर सा बनाने की और फिर आपकी सगाई करवाने की। हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा इन्होंने। फिर वो सुरेखा की तरफ देखती हैं। सुरेखा गायत्री से बोलती है, माँ सा, ये तो पहले ही तय हो गया था ना कि ऋषभ जब वापस लौटेंगे तो वो कुंवर सा बनेंगे और फिर उनकी सगाई भी होगी। गायत्री, पर हमें एक बार बताना चाहिए था ना कि ऋषभ वापस लौट आए हैं, ताकि हम भी अपनी आंखों के सामने ऋषभ को कुंवर सा बनते देख सकते और उनकी सगाई भी। इतनी क्या जल्दी थी आपको? सुरेखा जी अवनी की तरफ देखकर गुस्से में बोलती है, माँ, ऋषभ की सगाई तो तय हुई थी ना, वो भी इस लड़की के कारण, इस लड़की के साथ कारण। ये हमसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं और हमें धमकी दे रहे हैं कि ये यहाँ से सारे रिश्ते तोड़कर चले जाएंगे। गायत्री सुरेखा की ये बात सुनकर हैरानी से ऋषभ की तरफ देखती है और फिर अवनी की तरफ। अवनी भी गायत्री को देख रही थी। गायत्री ऋषि से बोलती है, ऋषभ, ये हम क्या सुन रहे हैं ऋषभ? और ये लड़की कौन है? हाँ बताओ ना हमें, ये लड़की कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है? ऋषि अवनी का हाथ पकड़कर गायत्री के सामने आकर बोलता है, दादी, ये आपकी बहू है। गायत्री हैरानी से सुरेखा की तरफ देखकर बोलती है, क्या बहू? सुरेखा, जी मासा, ऋषभ सच बोल रहे हैं। इन्होंने हमारे पीठ पीछे शादी कर ली। आप तो मुझे बोल रही थी ना कि मैंने आपको सगाई की बात नहीं बताई। ऋषभ ने तो हम सबसे शादी तक छुपाया और ये तो यहाँ आना भी नहीं चाहते थे। वो तो हमें अपने आदमी को बोलकर इन्हें यहाँ ज़बरदस्ती बुलवाना पड़ा। ये इस लड़की के साथ शादी करके रह रहे थे और आपको पता है मासा, शादी भी इस लड़की के परिवार वालों ने ऋषभ के सर पर गन रखकर उन्हें मजबूर करके करवाया था। इसलिए हम इस शादी को नहीं मानते। पर ऋषभ तो ये बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो तो बगावत पर उतर आए हैं। ऋषि सुरेखा जी की बात सुनकर गुस्से में एक बार उनकी तरफ देखता है और फिर गायत्री से बोलता है, दादी, भले ही शादी सर पर गन रखकर करवाई गई हो, पर हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अवनी मेरी पत्नी है। मैं इसके अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये बात मासा नहीं समझ रही हैं। अगर इन्होंने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या फिर मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाने की कोशिश की तो मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। गायत्री ऋषि से बोलती हैं, किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वो फिर अवनी को ऊपर से नीचे एक नज़र देखती हैं। अवनी ने ढीली टी शर्ट और नीचे जींस पहना हुआ था। गायत्री अवनी से बोलती है, अब आपकी शादी ऋषभ से हो गई है, अब आपको रानी बनने के तौर तरीके सिखाएंगे। गायत्री की बात सुनकर सुरेखा हैरानी से बोलती है, क्या कहा मासा आपने? आप इस लड़की को रानी बनने के तरीके सिखाएंगी? गायत्री, सुरेखा अभी हमारी ऋषभ की पत्नी है। आप चाहे मानो या ना मानो, पर शादी तो हो चुकी है और इसे लड़की बोलना बंद करो। इनका नाम अवनी है। अवनी की तरफ देखकर, और अवनी, आपको 1 महीने हम ट्रेनिंग देंगे और आपको अच्छे से मेहनत करना होगा। ऋषभ की तरफ देखकर, और ऋषभ, 1 महीने आप और अवनी एक दूसरे से अलग कमरे में रहेंगे। 1 महीने के बाद हम पूरे राज्य के सामने आप दोनों की फिर से शादी करवाएंगे। ऋषभ, पर दादी सा, अलग कमरे में रहने की क्या जरूरत है? गायत्री, ऐसा हम चाहते हैं। ऋषभ और आपको हमारी ये बात माननी पड़ेगी। हम भी तो आपकी बात मान रहे हैं ना।
ऋषि फिर अवनी की तरफ देखता है। अवनी उसे आंखों से इशारा करती है। ऋषि ठीक है दादी, ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। गायत्री हाँ, कल से ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। रात का समय, सभी डिनर करने डाइनिंग एरिया की तरफ आकर चेयर पर बैठ जाते हैं। नौकर सभी को डिनर सर्व करते हैं। अवनी सबकी तरफ देखती है। सबने बहुत ही क्लासी और महंगे कपड़े पहने हुए थे। अवनी फिर खाने की तरफ देखती है। ऐसा खाना वो पहली बार देख रही थी। गायत्री अवनी से बोलती है, अवनी आपको खाने में क्या पसंद है? अवनी मुझे तो राजमा चावल पसंद है। अवनी की बात सुनकर सुरेखा धीरे से हंस देती है। गायत्री मुस्कुराकर बोलती है, आप ये खाइए, आप इसको खाओ, ये भी आपको पसंद आएगा। इस खाने का ना आरन चीनी लौजा गोंची, आपने खाया पहले कभी? गोंची? अवनी गायत्री की बात सुनकर अपना सर नाम में हिलाकर बोलती है, नहीं दादी, मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है। सुरेखा तुम मिडिल क्लास लड़कियां होती ऐसी हो। गायत्री सुरेखा को आंखें दिखाकर बोलती है, सुरेखा आप चुप रहिए और अवनी आप खाना स्टार्ट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अवनी सबको खाना खाते हुए देख रही थी। सभी बहुत ही तरीके से खाना खा रहे थे। अवनी ये देखकर धीरे से बोलती है, सब स्पून से कितने अच्छे से खाना खा रहे हैं, मुझे तो बिना हाथ के खाना खाया ही नहीं जाएगा। फिर वो कुछ सोचकर स्पून से खाना खाने लगती है। तभी उसका स्पून नीचे गिर जाता है। सभी उसकी तरफ देखते हैं। अवनी सबको सॉरी बोलती है और जल्दी से स्पून उठाने के लिए टेबल के नीचे झुक जाती है। ये देखकर सुरेखा अपने सर पर हाथ रख लेती है। अवनी स्पून टेबल के नीचे से उठाकर वापस चेयर पर बैठ जाती है। गायत्री उससे बोलती है, अवनी एक बात याद रखिएगा, रानी कभी भी कोई चीज़ उठाने के लिए नहीं झुकती। अगर स्पून गिर गया था तो गिरने देती। टेबल पर और भी स्पून रखा है, आप उससे खा सकती हैं। आप उस स्पून को वहीं छोड़िए और दूसरे स्पून से खाना स्टार्ट कीजिए। अवनी गायत्री की बात सुनकर धीरे से अपना सर हाँ में हिला देती है और दूसरे स्पून से खाने लगती है। तभी उसका दूसरा स्पून भी गिर जाता है। ये देखकर ऋषभ के पापा धीरे से गायत्री के कान में बोलते हैं, मासा बहुत मेहनत लगेगा इन्हें सब सिखाने में। गायत्री उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती, वो सिर्फ अवनी को ही देख रही थी। अगली सुबह अवनी आराम से सो रही थी। तभी कोई उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। अवनी आँख मलते हुए दरवाज़ा खोलती है। वो अभी भी आधी नींद में थी। तभी महल की एक नौकरानी अपना सर झुकाकर बोलती है, आपको बड़ी रानी शाह ने अभी तैयार होकर बाहर गार्डन में बुलाया है। अवनी इतनी सुबह सुबह? अभी तो सिर्फ 6 बज रहे हैं। नौकरानी जी, बड़ी रानी शाह ने कहा है कि आप तुरंत तैयार होकर उनके सामने हाजिर हो। इतना बोलकर वो नौकरानी चली जाती है। अवनी गुस्से में बोलती है, कहाँ फंस गई, यहाँ कोई सोने भी नहीं देता, इतनी सुबह सुबह कौन जगाता है यार। अब दादी शाह ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर वो बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो रेडी होकर गार्डन में जाती है और गार्डन का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि गायत्री जी 2 सैनिक से तलवारबाजी कर रही थी। अवनी आंख फाड़े उन्हें देखने लगती है। गायत्री जी उन दोनों सैनिकों पर अकेली भारी पड़ रही थी। अवनी ये देखकर मुस्कुराते हुए खुद में बोलते हैं, वाह क्या बात है, दादी से इतनी अच्छी तलवारबाजी करती हैं। इनकी उम्र को देखकर पता ही नहीं चलता कि ये ऐसा कुछ भी कर सकती हैं। कमाल कर दिया दादी शाह ने। गायत्री उन दोनों सैनिकों के साथ तलवार करती हैं, जिससे उन दोनों सैनिकों का तलवार उनके हाथ से छूटकर गिर जाता है। ये देखकर अवनी सीटी बजाते बोलती है, क्या बात है दादी सा, कमाल कर दिया आपने तो, आप तो अकेले इन दोनों पर भारी पड़ गई। अवनी की सीटी बजाने से सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। दादी सा अवनी से बोलती हैं, ये अभी आपने क्या किया? अवनी को भी एहसास होता है कि उसने सीटी बजाकर गलती कर दी। दादी सा उनके पास आकर बोलती है, रानियाँ सीटी नहीं बजाती तो दोबारा ध्यान रखिएगा। अवनी उनकी बात सुनकर धीरे से अपना सर हाँ में हिला देती है। दादी साहब फिर उसे एक तलवार देते हुए बोलती हैं, चलिए हम आपको तलवारबाजी सिखाते हैं। अवनी तलवार को हाथ में लेकर थोड़ा घबराते बोलती है, दादी साहब तलवारबाजी करना ज़रूरी है क्या? दादी साहब बिल्कुल ज़रूरी है, एक रानी को सब कुछ आना चाहिए और आप माधवगढ़ की रानी बनने वाली है, इसीलिए आपको ये सब सीखना ज़रूरी है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे तलवारबाजी की
दिया जाता है। इतना बोलकर दादी सा उसे तलवार घुमाकर दिखाने लगती हैं। अवनी भी दादी सा को देखकर ऐसे ही कर रही थी, पर उससे ठीक से हो नहीं रहा था। गायत्री नाराजगी के साथ बोलती है, अवनी हाथ को इस तरह से घुमाइए। अवनी, दादी सा ये तलवार बहुत भारी है। गायत्री उसकी बात सुनकर नाराजगी के साथ बोलती हैं, कोई भारी नहीं है, आपको ही सीखना पड़ेगा। चलिए अब ऐसे घुमाइए तलवार। अवनी तलवार उनके बोलने से घुमाने लगती है। तभी एक नौकर गायत्री के पास आकर बोलता है, बड़ी रानी सा, जरूरी फ़ोन आया है आपके लिए। गायत्री मोबाइल लेकर दूसरी तरफ चली जाती है। अवनी अभी भी तलवार चलाना सीखने की कोशिश कर रही थी, तभी कोई उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। अवनी थोड़ा घबरा जाती है। तभी ऋषि उसके कान में बोलता है, डरो मत, मैं हूँ। अवनी उसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुरा देती है। ऋषि बड़े ही प्यार से अवनी को देख रहा था और अवनी भी ऋषि को ही देख रही थी। ऋषि उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है और धीरे से बोलता है, देखो जान, तलवार ऐसे चलाते हैं, इस तरह से हाथ करो और इस तरह से वार करो। अवनी उसकी बात सुनकर ठीक वैसा ही करती है जैसा ऋषि उसे सिखा रहा था। दादी साहब फोन में बात करने के बाद अवनी की तरफ पलट कर देखती है। अवनी और ऋषि को साथ में देखकर दादी सा के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ऋषि अवनी को तलवार कैसे चलाते हैं वो सिखा रहा था और अवनी भी ठीक वैसे ही कर रही थी। तभी गायत्री जी उन दोनों के पास आती हैं। ऋषि गायत्री जी से बोलता है, दादी सा, ये बहुत जल्दी सीख जाएगी तलवार चलाना। गायत्री, ठीक है, पर अब घुड़सवारी करना है। अवनी ये सुनकर उनसे बोलती है, क्या, पर घुड़सवारी क्यों? मुझे घोड़ों से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। गायत्री, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान है घुड़सवारी करना। वो फिर एक नौकर को घोड़ा लाने को बोलती हैं। वो नौकर थोड़ी ही देर में घोड़ा लेकर आता है। अवनी उस घोड़े को देखकर घबराते बोलते हैं, दादी सा, अब इस जमान में घोड़े की सवारी कौन करता है? गायत्री, शाही लोग करते हैं और वो लोग घोड़े पर पोलो भी खेलते हैं, इसीलिए आपको घुड़सवारी तो सीखनी ही पड़ेगी। अवनी, पर अगर मैं गिर गई तो? ऋषि, नहीं गिरोगी, मैं रहूँगा ना तुम्हारे साथ। दादी साहब, बिल्कुल नहीं, इन्हें अकेले घुड़सवारी सीखनी पड़ेगी। चलिए अवनी, आप आराम से घोड़े पर बैठिए। अवनी डरते घोड़े पर बैठ जाती है और जैसे घोड़े को लगाम खींचती है, घोड़ा तेजी से दौड़ने लगता है। अवनी ये देखकर जोर से चिल्लाती है, मुझे बचाओ, रोको इस घोड़े को। ऋषि, मुझे बचाओ, ऋषि, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई बचाओ मुझे। ऋषि जल्दी से दूसरा घोड़े में बैठकर उसके पीछे जाता है। अवनी घोड़े का लगाम जोर से पकड़े हुई थी और बुरी तरह से चिल्ला रही थी। ऋषि भी अपना घोड़ा उसके घोड़े के बगल में लाते बोलता है, अवनी, उसका लगाम छोड़ दो, उसका लगाम तुम जितना खींचोगी वो उतना तेज भागेगा। अवनी, नहीं, अगर लगाम छोड़ूंगी तो मैं गिर जाऊंगी। ऋषि, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे बचाओ। ऋषि, अरे यार, नहीं गिरोगी, मेरा हाथ पकड़ो और उस घोड़े का लगाम छोड़ दो। अवनी ऋषि की तरफ देखती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। ऋषि उसे अपने घोड़े की तरफ खींच लेता है। थोड़ी देर के बाद ऋषि अपना घोड़ा रोक देता है। अवनी उसके गले से लग जाती है। उसे अभी भी बहुत डर लग रहा था। ऋषि भी उससे अपनी बाहों में भरते बोलता है, डरने की जरूरत नहीं है, अब सब ठीक है, ऐसा पहली बार होता है, तुम सीख जाओगी। अवनी, नहीं, मुझे नहीं सीखना, ये रानी बनने की ट्रेनिंग कितना मुश्किल है। अगर मुझे पहले पता रहता कि तुम्हारी पत्नी बनने के लिए मुझे ये सब परीक्षा देना पड़ेगा तो मैं। ऋषि, तो क्या, जवाब दो। अवनी उसकी आंखों में देखकर वापस उसके गले लगते बोलती है, ठीक है, सारी परीक्षा दूंगी क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ऋषि। ऋषि के होठों पर ये सुनकर मुस्कुराहट आ जाती है। दोनों फिर घोड़े से उतर जाते हैं। गायत्री जी अवनी के पास आकर बोलती है, बेटा तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? अवनी, नहीं दादी सा, ऋषि ने समय पर मुझे बचा लिया, वरना आज तो मेरे हाथ पैर टूटने वाले थे। गायत्री जी, कोई बात नहीं, और आप थोड़ा आराम कर लो, आज के लिए इतना ट्रेनिंग काफ़ी है। अवनी फिर अंदर चली जाती है। रात का समय, रात को सभी डिनर कर रहे थे, पर अवनी का उस बिना तेल मसाले वाले बेस्वाद खाने को देखकर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था डिनर करने का, इसीलिए वो जैसे तैसे थोड़ा सा खाना अपने गले से नीचे उतारती है। डिनर के बाद सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अवनी भी कमरे में आकर अपने बेड पर लेट जाती है। वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की वजह से थक चुकी थी। तभी धीरे से कोई उसके कमरे के अंदर आता है। अवनी तुरंत लाइट
लाइट ऑन करके देखती है, उसके सामने ऋषि खड़ा था। अवनी ऋषि को देखकर भागते उसके पास जाती है और उसके गले से लग जाती है। ऋषि, चलो मेरे साथ। अवनी, पर बाहर बहुत सारे नौकर खड़े हैं, कमरे से बाहर जाऊंगी तो दादी सा को ये लोग बता देंगे। ऋषि, कुछ नहीं होगा, मैंने नौकरों से बोल दिया है, कोई भी किसी को कुछ नहीं बताएगा, और वैसे भी सब सो रहे हैं, चलो अब। अवनी ऋषि की बात सुनकर मुस्कुराकर उसके साथ महल के बाहर आती है। बाहर एक घोड़ा खड़ा था। ऋषि अवनी को घोड़े पर बैठाता है और वो भी उसके पीछे घोड़े पर बैठ जाता है। दोनों फिर वहाँ से निकल जाते हैं। ऋषि अवनी को लेकर महल के बाहर लाकर एक घोड़े पर बैठाकर वहाँ से निकल जाता है। अवनी ऋषि से बोलती है, हम कहाँ जा रहे हैं? ऋषि, तुम एक खास जगह लेकर जा रहा हूँ। थोड़ी देर में ऋषि घोड़ा रोक देता है। सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा तालाब था जिसमें चांद और सितारे की रोशनी पड़ने से पूरा तालाब जगमगा रहा था। वहीं तालाब के पास टेबल और चेयर लगा हुआ था जिसमें कैंडल जल रहे थे और खाने की डिशेस रखी हुई थी। सारी डिशेस अवनी की पसंद की थी। अवनी ये देखकर ऋषि की तरफ देखती है। ऋषि मुस्कुरा कर उससे बोलता है, ये मेरी फेवरेट जगह है, मैं बचपन में अक्सर यहाँ आया करता था। यहाँ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना अपनी पत्नी को भी यहाँ लाया जाए। और वैसे भी तुम जब से यहाँ आई हो ठीक से खाना नहीं खा पा रही हो, है ना? क्योंकि तुम्हें हमारे यहाँ का खाना अजीब लग रहा है, क्यों? अवनी उसकी बात सुनकर हंसते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। ऋषि मुस्कुराकर उसे घोड़े से उतारता है। दोनों फिर सामने टेबल की तरफ जाते हैं। ऋषि चेयर पीछे की तरफ करता है। अवनी थैंक्स बोलकर चेयर पर बैठ जाती है। ऋषि भी उसके करीब लगे चेयर पर बैठ जाता है और गोलगप्पा उसकी तरफ बढ़ाते बोलता है, चलो मुंह खोलो, अब से मैं तुम्हारे खाने पीने का पूरा ध्यान रखूंगा। मैं शेफ को बोल दूंगा तुम्हें जो खाना पसंद है तुम वो खाओगी। अब हमारे हिसाब का खाना, तुम्हें बिल्कुल भी खाने की जरूरत नहीं है। अवनी, नहीं कोई बात नहीं ऋषि, मुझे आदत हो जाएगी। ऋषि, नहीं अवनी, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, एक रानी बनने की ट्रेनिंग ले रही हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना भी नहीं बनवा सकता? चलो अब अपना मुंह खोलो। अवनी अपना मुंह खोलती है। ऋषि फिर उसे गोलगप्पा खिलाता है। अवनी गोलगप्पे को मुंह में लेकर अपनी आंख बंद करके गोलगप्पे का स्वाद महसूस करते बोलती है, मज़ा आ गया, इतने दिनों के बाद गोलगप्पे खाकर मज़ा आ गया ऋषि। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, कितना याद किया था मैंने अपने खाने को। ऋषि उसकी बात सुनकर हंसते हुए उसके गाल पर एक किस कर लेता है। थोड़ी देर के बाद ऋषि अपना हाथ बढ़ाकर उससे बोलता है, मेरे साथ डांस करेंगी क्या प्रिंसेस? अवनी मुस्कुराकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। ऋषि फिर मोबाइल में एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर देता है। गाना कुछ इस प्रकार था, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। ऋषि मुस्कुराकर अपना एक हाथ अवनी के कमर में रखता है और दूसरा हाथ उसका पकड़ता है। अवनी भी उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराती है। ऋषि फिर उसे घुमाकर पीछे की तरफ पलटता है और अपने दोनों हाथ उसके पेट पर रखकर उसे पीछे से उठाकर गोल गोल घुमाता है। उसके बाद वो उसे नीचे उतारकर उसे सामने की तरफ पलटकर अपने दोनों हाथ उसके कमर के पीछे रखकर मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखकर डांस करता। अवनी भी मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखकर डांस कर रही थी। गाना खत्म होने के बाद ऋषि और अवनी एक दूसरे के गले से लग जाते हैं। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे की बाहों में यूं ही खड़े रहे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। गाना ख़त्म होने के बाद ऋषि और अवनी एक दूसरे के गले से लग जाते हैं। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे की बाहों में यूं ही खड़े रहे। अवनी फिर उसकी बाहों से अलग होती है और भागकर पानी के पास जाती है। ऋषि अपना हाथ बांधे मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। अवनी ऋषि से बोलती है, ऋषि ये कितना खूबसूरत है, ये सब बिल्कुल एक सपने जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा पानी चमक रहा है, जैसे सितारे पानी के ऊपर हैं। ऋषि उसकी बात सुनकर मुस्कुराते बोलता है, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। अवनी फिर उसके ऊपर पानी का छींटा मार देती है। ऋषि ये देखकर उसे बोलता है, अवनी ये क्या है? अवनी फिर से उसके ऊपर पानी का छींटा मारते बोलती है, ये पानी है कुंवर सा। इतना बोलकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ती है। ऋषि उसकी बात सुनकर अपनी बाजू को फोल्ड करते बोलता है, अच्छा रुको अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। अवनी ये देखकर वहाँ से भागने लगती है। ऋषि भी उसके पीछे से पकड़ने के लिए भागता है। वो कुछ ही देर में उसे पीछे से अपनी बाहों में पकड़ लेता है और उसके कमर को पकड़कर उसे गोल घुमाने लगता है।
अवनी ये देखकर उसे बोलती है, ऋषि मुझे थोड़ा और भागने देना चाहिए था ना, तुमने मुझे इतनी जल्दी पकड़ लिया। ऋषि उसकी बात सुनकर रुक जाता है और उसके गालों पर किस करके बोलता है, तुम मुझसे भाग नहीं सकती। जितना कोशिश करोगी ना मुझसे दूर जाने की, उतना ही मुझे खुद के करीब पाओगी। इसीलिए कोशिश मत किया करो और मैं तुम्हें पकड़ ही लूँगा। तुम्हें हमेशा मेरे दिल के इतने करीब रहना पड़ेगा, समझी। अवनी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके गले में अपनी बाहें डालकर बोलती है, मैं भी कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी और तुम्हें छोड़कर जाऊंगी भी कहाँ। ऋषि भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। थोड़ी देर के बाद दोनों एक पेड़ के नीचे घास पर लेटे हुए थे। अवनी ऋषि के सीने में अपना सर रखे हुए थी और ऋषि ने उसे अपनी बाहों में भरा हुआ था। वो बीच बीच में उसके माथे पर किस कर रहा था। दोनों आसमान में खूबसूरत चांद को देख रहे थे। अवनी चांद को देखते बोलती है, आज चांद कितना खूबसूरत है ना। ऋषि उसकी तरफ देख कर बोलता है, हाँ मेरा चांद तो खूबसूरत है ही। अवनी उसकी बात सुनकर हंसते बोलती है, मैं इस चांद की नहीं उस चांद की बात कर रहा हूँ। ऋषि उसकी बात सुनकर मुस्कुराते बोलता है, पर मैं तो अपने चांद की बात कर रहा हूँ। अवनी उसके माथे पर किस करके प्यार से बोलती है, आई लव यू ऋषि, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऋषि उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोलता है, आई लव यू टू, पर एक बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी कि मैं तुम्हें ज़्यादा प्यार करता हूँ। अवनी उसकी ये बात सुनकर उठकर बैठते हुए बोलती है, जी नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। ऋषि, नहीं मैंने कहा ना कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। अवनी, ये तो मैं मान ही नहीं सकती क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ तक आ गई और देखो रानी बनने की ट्रेनिंग भी ले रही हूँ। ऋषि, तो क्या हुआ, तुम्हारे घर वालों ने जब बंदूक की नोक पर हमारी शादी करवाई थी तो मेरी जगह कोई दूसरा लड़का होता तो कब का भाग गया होता, पर मैंने तुमसे शादी का रिश्ता निभाया। तुम तो उस टाइम मुझसे प्यार भी नहीं करती थी, पर मैंने पूरी कोशिश की तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार फीलिंग जगाने की, इसीलिए मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। अवनी, नहीं। ऋषि उसके मुंह पर हाथ रख देता है। अवनी भी उसके मुंह पर हाथ रख देती है। दोनों फिर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। ऋषि फिर उसका एक गाल खींचते बोलता है, चलो हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अब नो झगड़ा, ओनली प्यार। अवनी मुस्कुराकर फिर से उसके सीने पर अपना हाथ रख देती है। ऋषि भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। सुबह का समय, सुबह अवनी की नींद खुलती है तो अपनी आंख मलते जैसे ही सामने की तरफ देखती है तो उसकी चीख निकल पड़ती है। उसके चीख की आवाज़ सुनकर ऋषि भी उठ जाता है और उससे बोलता है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। अवनी उसे इशारे से सामने देखने को बोलती है। ऋषि सामने की तरफ देखता है। सामने महल के गार्ड खड़े थे। ऋषि गार्ड को देखकर तुरंत अवनी का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। गार्ड ऋषि से बोलता है, कुंवर सा, बड़ी रानी ने आप दोनों को महल अभी आने के लिए बोला है। ऋषि उस गार्ड की बात सुनकर अवनी की तरफ देखता है। अवनी, अब तो बहुत डांट पड़ेगी, मुझे यहाँ तुम्हारे साथ छुपकर आना ही नहीं चाहिए था। ऋषि, कोई डांट नहीं पड़ेगी, चलो चलते हैं। वो दोनों फिर गार्ड के साथ वापस महल आ जाते हैं। गायत्री सोफे पर बैठी हुई थी। अवनी और ऋषि उनके सामने सर झुकाकर खड़े थे। गायत्री, कहाँ गए थे आप दोनों? आप दोनों से कहा था ना कि 1 महीने तक आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते। ऋषि, पर दादी सा, ये क्या बात हुई? अवनी हमारी पत्नी है, थोड़ा समय उसके साथ बिताने से क्या फ़र्क पड़ता है? गायत्री, फ़र्क पड़ता है, जब तक अवनी की ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती और वो रानी नहीं बन जाती तब तक आप अवनी से नहीं मिलेंगे और ये हमारा हुक्म है। ऋषि ये सुनकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अवनी गायत्री से बोलती है, सॉरी दादी सा। गायत्री, कोई बात नहीं, जाइए और जाकर तैयार हो जाइए। आज हम आपको राज्य के लोगों से मिलवाएंगे ताकि वो लोग आपको और आप उन लोगों को अच्छे से जान पाए। अवनी फिर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद अवनी तैयार होकर बाहर आती है। बाहर गार्डन में गायत्री किंग शायद चेयर पर बैठी हुई थी और उसके सामने राज्य के कुछ लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। गायत्री उन लोगों की मांगे सुन रही थी और उन्हें पूरी भी कर रही थी। अवनी भी गायत्री के पास आ जाती है। गायत्री उन सब से बोलती है, इनसे मिलिए, इनका नाम अवनी है, ये आप लोगों की कुंवर रानी बनने वाली हैं। राज्य के लोग ये सुनकर हैरानी से अवनी की तरफ देखते हैं। अवनी भी उन लोगों को ही देख रही थी। गायत्री अवनी को आंखों से इशारा करती है। अवनी फिर जल्दी से उन सबके सामने अपने हाथ जोड़ लेती है। वो लोग भी मुस्कुराकर अवनी के सामने अपने हाथ जोड़ते हैं।
गायत्री फिर एक नौकर को इशारा करती है। नौकर चेयर गायत्री के बगल में रखकर चला जाता है। गायत्री अवनी से बोलती है, अब आप यहाँ बैठिए और इन लोगों की मांगे सुनिए। अवनी, पर दादी सा हम कैसे? गायत्री, क्यों नहीं, जब कल को आप रानी बनेंगी तो आपको ये सब संभालना ही पड़ेगा, इसीलिए अभी से आपको सीखना पड़ेगा और हम हैं ना आपके साथ। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम तो यहीं बैठे हैं। अवनी दादी सा की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है। एक आदमी अवनी के पास आकर अपने हाथ जोड़ते बोलता है, कुंवर रानी, मेरी एक ज़मीन है, बहुत सालों से उस पर खेती कर रहा हूँ, पर आपके राज्य के सैनिक ने ज़बरदस्ती उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। मैंने उसे कहा भी कि मैं उनकी शिकायत बड़ी रानी से करूँगा, पर वो लोग ये बोलकर मुझे चुप करा दिए कि उन्हें ये हुक्म छोटी रानी सा ने दिया था। छोटी रानी सा उस ज़मीन पर क्लब बनवाना चाहती हैं। अब आप ही बताएं, क्या ये सही रहेगा? मेरी ज़रूरत को पूरा कीजिए, मुझे मेरी ज़मीन वापस चाहिए। अवनी उस आदमी से कुछ बोलती है, तभी सुरेखा गुस्से में बोलती है, उस ज़मीन पर क्लब बनकर रहेगा और ये मेरा फैसला है। अवनी और बाकी सब सुरेखा जी की तरफ देखते हैं। सुरेखा जी बेहद गुस्से में खड़ी थी, तभी वहाँ ऋषि भी आ जाता है। सुरेखा अवनी से बोलती हैं, कुछ भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना। अवनी गायत्री की तरफ देखती है। गायत्री, मुझे मत देखो, तुम्हें मैंने फैसला लेने के लिए बोला है और अब सोच समझ कर सही फैसला लेना बेटा, क्योंकि आगे चलकर तुम रानी बनने वाली हो। तुम्हारे सामने ऐसी दिक्कत आ सकती है जिस कारण तुम्हें सही फैसला लेना ही पड़ेगा। तो समझ लो, आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। जो भी फैसला लेना बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लेना, आज तुम्हारे लिए ही परीक्षा की घड़ी है। अवनी दादी की बात सुनकर एक गहरी सांस लेती है और फिर उस आदमी से बोलती है, मैंने फैसला ले लिया है और मेरा फैसला ये है कि आपकी ज़मीन आपको दे दी जाएगी, उस पर किसी और का हक बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सुरेखा ये सुनकर अपने दांत पीस से बोलती है, तुम ये फैसला कैसे ले सकती हो? गायत्री, सुरेखा, हमने कहा है अवनी को सही फैसला लेना और हमें भी लगता है कि अवनी ने सही फैसला लिया है। सुरेखा, पर माँ, वो ज़मीन में मैं क्लब बनवाऊंगी। गायत्री, दूसरी ज़मीन में बनवा लीजिए, हमारे पास ज़मीन की कमी नहीं है, पर अवनी ने जो फैसला ले लिया तो अब उसका फैसला नहीं बदलेगा और आप जा सकती हैं यहाँ से। सुरेखा एक बार गुस्से भरी नज़रों से अवनी की तरफ देखती है और फिर पैर पटकते वहाँ से चली जाती है। अवनी भी सुरेखा को ही देख रही थी, तभी ऋषि अवनी के पास आता है और मुस्कुरा कर बोलता है, तुम तो बहुत अच्छी रानी बनोगी, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अवनी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। गायत्री भी अवनी से बोलती है, हाँ बेटा, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया, अगर हम आपके जगह होते तो हम भी यही फैसला लेते। वो आदमी अवनी के सामने अपने हाथ जोड़कर बोलता है, धन्यवाद रानी सा, आपने हम सबके बारे में सोचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी फिर अवनी की जय जयकार करने लगते हैं। अवनी सबको देखकर मुस्कुरा रही थी। वहीं सुरेखा अपने कमरे में थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो एक नौकरानी को आवाज़ लगाती है। नौकरानी जल्दी से शराब की बोतल और एक गिलास लेकर कमरे में आती है। वो फिर गिलास में शराब डालकर सुरेखा की तरफ बढ़ा देती है। सुरेखा शराब का घूंट पीटते हुए गुस्से में बोलती है, जब से ये लड़की आई है तब से नाक में दम करके रखा है, माँ सिर्फ इसकी ही बात सुनती है और वो ऋषभ हर वक्त इसके पीछे घूमता रहता है। मैं इस लड़की को इस महल से बाहर फेंकवा कर रहूँगी, बहुत हो गया, बहुत झेल लिया मैंने इसे, आज ये मेरे फैसले के विरुद्ध गई है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इस मिडिल क्लास लड़की को कभी भी कुंवर रानी नहीं बनने दूंगी। इतना बोलकर सुरेखा अपने हाथ में पकड़ा गिलास गुस्से में सामने लगे मिरर की तरफ फेंक देती है, जिससे वो मिरर चकनाचूर हो जाता है। वो नौकरानी जो वहाँ खड़ी थी वो भी सुरेखा का गुस्सा देकर घबरा जाती है। सुरेखा उस नौकरानी को जाने को बोलती है। नौकरानी जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है। सुरेखा फिर किसी को कॉल लगाती है और थोड़ी देर बात करने के बाद वो कॉल काट कर मुस्कुराने लगती है। सभी लंच करने आते हैं पर सुरेखा नहीं आई थी। गायत्री ये देखकर एक नौकर से बोलती है, जाओ और सुरेखा को बोलो आकर लंच कर ले। नौकर गायत्री की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद सुरेखा आती है और सबके साथ आकर बैठ जाती है। गायत्री, कहाँ थी आप? सुरेखा, माँ, मेरा मन नहीं था खाना खाने का,
पर आपने बुलाया इसलिए हम आ गए। वो फिर एक नज़र अवनी की तरफ देखती है। अवनी भी उसे ही देख रही थी। गायत्री, अपना गुस्सा खाने पर मत उतारिए। और आप क्यों एक ज़मीन के लिए इतना गुस्सा हो रही हैं? हमारे पास ज़मीनों की कमी नहीं है। सुरेखा, आपने बिल्कुल सही कहा मासा, हमने भी बाद में यही सोचा। अब हम बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हैं। गायत्री, अगर नाराज़ नहीं है तो अच्छी बात है। चलिए आप सब लंच कीजिए। गायत्री की बात सुनकर ऋषि गायत्री से बोलता है, एक मिनट दादी सा। रवि सभी ऋषि की तरफ देखते हैं। तभी कुछ मिनट बाद किचन में से एक शेफ अपने हाथ में खाने की ट्रे लेकर बाहर आता है और अवनी के सामने खाने की डिशेज रखने लगता है। खाने में उसके फेवरेट राजमा चावल बना हुआ था, साथ में रायता, चटनी, अचार, पापड़ और भी बहुत कुछ था। अवनी के होठों पर ये देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। सुरेखा ये देखकर ऋषि से बोलती है, ऋषभ ये क्या है? ये मिडिल क्लास खाना हमारे किचन में क्या बना? आपको मालूम है ना, हम सिर्फ इटालियन डिशेज ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ऋषि, माँ, खाना मिडिल क्लास नहीं होता। और दूसरी बात, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी भूखी रहे। जब हम सब अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं तो मेरी पत्नी क्यों नहीं अपनी पसंद का खाना खा सकती? इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि अब से हमारी पत्नी के पसंद का भी खाना बनेगा। उसे जो खाने में पसंद है वो भी किचन में बनेगा। उसे कोई ज़रूरत नहीं है हमारी तरह बेस्वाद खाना खाने की। और अब मैं भी अवनी के साथ उसके पसंद का खाना खाऊंगा, क्योंकि मुझे भी ये बेस्वाद खाना नहीं पसंद। सुरेखा ऋषि की बात सुनकर गुस्से में बोलती है, बचपन से आप ये इटालियन डिशेस खाकर ही बड़े हुए हैं और अब आपको ये नहीं पसंद? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ऋषि, हाँ माँ, नहीं पसंद। मैं जब मुंबई गया था तो वहाँ मैंने ये सब खाया था और इन सब का इस इटालियन खाने के स्वाद से तो बहुत ही अच्छा होता है। मैं तो अब से इटालियन डिश नहीं खाने वाला, क्योंकि इसमें कोई स्वाद ही नहीं होता। सुरेखा ऋषि को गुस्से में कुछ बोलती, तभी गायत्री ऋषि से बोलती हैं, तब तो हमें भी खिलाइए, हम भी खाकर देखना चाहते हैं कि कैसा होता है ये राजमा और चावल का स्वाद। गायत्री की बात सुनकर सुरेखा हैरानी से उसे देखने लगती है। वहीं अवनी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। सुरेखा ऋषि को गुस्से में कुछ बोलती, तभी गायत्री ऋषि से बोलती है, अच्छा ऋषि, इतना स्वाद होता है क्या ये राजमा चावल? तब तो हम भी खाना चाहेंगे, हमें भी खिलाइए, हम भी देखते कैसा स्वाद होता है ये राजमा चावल का। गायत्री की बात सुनकर सुरेखा हैरानी से उसे देखने लगती है। वहीं अवनी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो गायत्री से बोलती है, हाँ दादी सा, लीजिए ना, आप टेस्ट करके देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। गायत्री फिर राजमा चावल खाती हैं और उन्हें सच में बहुत अच्छा लगता है। गायत्री मुस्कुराकर बोलती हैं, ये तो सच में बहुत अच्छा है, हम तो इतने सालों से बेकार में बेस्वाद खाना खा रहे थे, पर अब से आपके पसंद का ही खाना इस महल में बनेगा। चलो सब खाना खाओ। सुरेखा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चाहती तो बहुत बोल सकती थी, पर इस समय उसने चुप रहना ही समझा। लंच करने के बाद सुरेखा कमरे में चली जाती है और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बेड पर बैठ जाती है। वो किसी गहरी चिंतन में डूबी हुई थी। शाम का समय, एक नौकरानी अवनी के कमरे में आकर अपना सर झुकाकर बोलती है, जी आपको छोटी रानी सा ने महल के अंदर बुलाया है, वो आपका कार में इंतजार कर रही हैं। अवनी, क्या? पर उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? नौकरानी, जी हमें नहीं पता, उन्होंने कहा कि आप जल्द से जल्द उनसे जाकर मिले, वो आपको कुछ दिखाना चाहती हैं। अवनी कुछ सोचकर महल के बाहर चली जाती है। बाहर सुरेखा अपनी कार में थी और उसका ही आने का इंतजार कर रही थी। अवनी को देखकर ड्राइवर जल्दी से कार के पीछे का गेट खोलता है। अवनी कार के अंदर जाकर बैठ जाती है और सुरेखा की तरफ देखती है। सुरेखा ड्राइवर से बोलती है, चलो ड्राइवर। अपना सर झुकाकर कार स्टार्ट करता है। थोड़ी देर में उनकी कार वहाँ से चली जाती है। अवनी भी अभी भी सुरेखा को ही देख रही थी। सुरेखा, हमें इस तरह से मत देखो, हम तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है, ऋषभ की माँ हैं हम। अवनी, वो तो ठीक है, पर आप मुझे लेकर कहाँ जा रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप मुझे किडनैप करने वाली हैं? सुरेखा उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखते बोलती है, तुम जैसे छोटे लोग ना छोटा ही सोच सकते हो। अगर हमें तुम्हें किडनैप करवाना होता ना तो तुम्हें बहुत पहले करवा देते, इतना दिन तक वेट नहीं करते। अवनी सुरेखा की ये बात सुनकर खामोश हो जाती है। कार थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। सुरेखा कार में से उतरती है। सुरेखा के साथ अवनी भी कार से उतरती है।
है और अपने चारों तरफ देखती है। वहाँ चारों तरफ जमीन फैली हुई थी और जमीन के दूसरी तरफ एक बड़ी सी नदी बह रही थी। सुरेखा अवनी से बोलती है, ये सारी हमारी ज़मीन है और वो नदी देख रही हो वो भी हमारी ही है। अवनी सवालिया नज़रों से इससे बोलती है, पर आप मुझे ये सब दिखाने के लिए लाई हैं। सुरेखा, हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, ज़मीन और है। और मासा ने तो फैसला कर लिया है कि तुम ही रानी बनोगी, तो तुम्हें हमारे प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। आओ मेरे साथ। अवनी सुरेखा की बात सुनकर उसके साथ चलने लगती है। सुरेखा उससे अपनी एक एक ज़मीन दिखा रही थी और उसे सब बता भी रही थी। अवनी भी ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। सुरेखा फिर उसे जमीन के दूसरी तरफ एक ब्रिज के पास ले जाती है। ब्रिज के नीचे नदी बह रही थी। सुरेखा अवनी से बोलती है, ये नदी देखो, ये भी हमारी ही है। तुम्हें दिख रही है ये ना, ये नदी, ये भी हमारी ही है। अवनी फिर ब्रिज के ऊपर से उस बहती नदी को देखने लगती है। सुरेखा के होठों पर एक शातिर मुस्कान थी। वो अवनी के पीछे ही खड़ी थी। उसके आंखों के सामने सारा दृश्य घूम रहा था जब पहली बार अवनी महल आई थी, और धीरे धीरे अब सभी अवनी को अपनाने लगे थे और अब सिर्फ अवनी की बातें सुनी जा रही थी। कोई भी अब उसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा था जितना अवनी को दिया जाता था। यही सब सोचकर सुरेखा की आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो अवनी को फिर से देखने लगती है। अवनी मुस्कुराकर नदी में तैरती मछलियों को देख रही थी। सुरेखा उसे पीछे से गुस्से में धक्का दे देती है और एक चीख के साथ अवनी नदी में गिर जाती है। सुरेखा अपने होठों पर शातिर मुस्कान लिए बोलती है, बस अब तेरा खेल खत्म। मैं तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की को अपनी बहू बनने कभी नहीं दूंगी। कुछ दिन ऋषि तेरी याद में रोएगा, फिर तुझे भूल जाएगा। उसके बाद मैं ऋषि की शादी अपनी मन की लड़की से करवाऊंगी, नव्या से करूंगी, जो हर मामले में हमारे स्टेटस की है। ये बोलकर वो मुस्कुराते अपने कार के पास आ जाती है। ड्राइवर उसे देखता है और फिर पीछे की तरफ देखता है, पर उसे अवनी कहीं नहीं दिखती। सुरेखा कार के अंदर बैठी बोलती है, खड़े खड़े देख क्या रहे हो, चलो महल वापस। ड्राइवर, पर रानी सा, अभी तक कुंवर रानी नहीं आई है। सुरेखा ड्राइवर की बात सुनकर गुस्से में बोलती है, अपनी बकवास बंद करो, वो कोई रानी नहीं है, समझे तुम, और वो अब आएगी भी नहीं क्योंकि उसे मैंने मार दिया है। ड्राइवर सुरेखा के मुंह से ये सुनकर बहुत ही बुरी तरह चौंक जाता है। सुरेखा फिर ड्राइवर को धमकाते बोलती है, अगर ये बात मासा तक पहुंची ना तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार सबको मरवा दूंगी। इसीलिए ये बात अपने तक ही रखना, और हाँ, किसी को भी महल में पता नहीं लगना चाहिए कि अवनी मेरे साथ आई थी, समझे तुम। ड्राइवर सुरेखा की बात सुनकर धीरे से अपना सर हिला देता है और कार स्टार्ट करके महल की तरफ मोड़ देता है। थोड़ी देर में महल आता है। ड्राइवर कार रोक देता है और सुरेखा ड्राइवर को एक नज़र गुस्से में देखती है और फिर महल के अंदर चली जाती है। ड्राइवर अपना सर झुका लेता है। उसे बहुत ही बेचैनी हो रही थी, ये सोच सोच कर कि सुरेखा ने अवनी को मार दिया। वो फिर अपने चारों तरफ देखता है और कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो कार लेकर वही जगह पर जाता है जहाँ सुरेखा ने अवनी को धक्का दिया था। ड्राइवर जल्दी से ब्रिज के ऊपर चढ़कर अवनी को आवाज़ लगाने लगता है, कुंवर रानी, कुंवर रानी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आप जहाँ भी है मुझे आवाज़ दीजिए कुंवर रानी। पर उसे नदी में अवनी कहीं भी नहीं दिख रही थी। नदी का बहाव भी काफ़ी तेज़ था। ड्राइवर की आंखें नम हो जाती हैं। वो जल्दी से कार लेकर वापस महल चला जाता है। वहीं महल में ऋषि अवनी को पूरे महल में खोज रहा था और महल के सारे नौकर भी अवनी को खोज रहे थे। ऋषि अवनी को महल में ना पाकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। गायत्री ऋषि से बोलती है, ऋषभ बेटा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, अवनी मिल जाएगी। ऋषि, पर वो चली कहाँ गई दादी सा? अपने कमरे में ही रहती है, मैं 2 घंटे से उसे खोज रहा हूँ, पूरे महल में नहीं है वो, मुझे बताए बिना कहाँ चली गई? वो तो यहाँ के बारे में कुछ जानती भी नहीं है, बाहर गार्डन में भी नहीं है और ना ही किसी ने उसे देखा है। सुरेखा चुपचाप सोफे पर बैठी हुई अपने नाखूनों में नेल पॉलिश लगा रही थी। वो ऋषि से बोलती है, अवनी कोई बच्ची नहीं है जो खो जाएगी, गई होगी महल के बाहर घूमने, और वैसे भी तुम लोगों ने तो उसे बहुत छूट दे रखी है, वो तो रानी भी बनने वाली है ना,
हो सकता है अपनी प्रजा को देखने गई होगी, आ जाएगी। गायत्री गुस्से में सुरेखा की तरफ देखती है। वो उसे कुछ बोलती, तभी एक आवाज़ आती है, मैं आ चुकी हूँ मासा। उस आवाज़ को सुनकर सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर अवनी खड़ी थी, जो पूरी तरह से गीली थी। ऋषि अवनी को देखकर भागकर उसके पास जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वहीं सुरेखा के तो होश उड़ चुके थे अवनी को जिंदा देखकर। ऋषि अवनी का चेहरा अपने हाथ में थामकर उसके चेहरे पर किस करने लगता है। अवनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऋषि की आंखें नम थी। वो अवनी से बोलता है, कहाँ थी तुम? हम सब कितना परेशान हो गए थे। मेरे मन में रह रहकर बुरे बुरे विचार आ रहे थे। कहाँ चली गई थी? तुम्हें मालूम है मेरी क्या हालत हो गई थी? और ये तुम गीली कैसे हो गई? अवनी सुरेखा की तरफ देखती है, जो बुत बने उसे ही देख रही थी। अवनी फिर मुस्कुराकर ऋषि से बोलती है, ऋषि मेरी चिंता मत किया करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैं राज्य घूमने के लिए गई थी, फिर वहाँ कुछ बच्चे दिख गए और वो लोग नदी के पास मछली पकड़ रहे थे, तो मैं भी उनके साथ मछली पकड़ने लगी। इसी बीच मेरा गलती से पैर फिसल गया और मैं नदी में गिर गई। पर मजे की बात तो ये है कि मुझे तैरना आता है, मैं स्विमिंग चैंपियन जो हूँ। ये बोलते समय अवनी की नजरें सुरेखा की तरफ थी, जैसे वो कोई आंखों में इशारा करके सुरेखा को बोल रही हो कि उसका प्लान तो फेल हो गया। ऋषि उस पर गुस्सा करते बोलता है, एक बार बताना चाहिए था ना, जाने से पहले कम से कम किसी नौकर को ही बता देती, हम सब इतना परेशान तो नहीं होते ना। अवनी अपने दोनों कान पकड़कर बोलती है, सॉरी, अब से ऐसी गलती नहीं करूंगी, अब से कहीं भी जाऊंगी तो बता कर जाऊंगी। ऋषि, तुम ना हमेशा अपनी मर्जी ही करती हो। चलो ठीक है, अब चलकर कपड़े बदल लो। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर कमरे की तरफ ले जाता है। सुरेखा भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सुरेखा गुस्से में अपने कमरे में आती है। उसके दिमाग में अवनी की कई हुई बातें ही घूम रही थी कि वो एक स्विमिंग चैंपियन है। सुरेखा गुस्से में टेबल में रखा फ्लावर वॉश उठाकर सामने लगे मिरर की तरफ फेंक के देती है, जिससे वो मिरर का कांच टूटकर चकनाचूर हो जाता है। सुरेखा गुस्से में अपने दांत पीस कर बोलती है, इस बार तो तू बच गई अवनी, पर अगली बार नहीं बचेगी। अगली बार मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिससे तू आसानी से बच निकले। सुरेखा इस समय बहुत ही गुस्से में थी। वो कैसे भी करके अवनी को जान से मारना चाहती थी। आखिर क्या करेगी अब वो? शाम का समय, सुरेखा महल के पिछले हिस्से में स्विमिंग पूल के पास बैठकर आराम से अपना इवनिंग टी एंजॉय कर रही थी और ढलते हुए सूरज की तरफ देख रही थी। तभी अवनी उसके सामने आ जाती है। सुरेखा उसे देखकर गुस्से में जाने लगती है, पर अवनी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। सुरेखा, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। अवनी, मम्मी जी बोलो या सासू माँ, खैर मैं आपसे बोलने आई थी कि आपकी साजिश तो नाकाम होगी। आप तो मुझे नहीं मार पाई, पर अगली बार से ना ऐसे ही कोई भी गिरी हुई हरकत मत करना, वरना आप नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। सुरेखा उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते बोलती है, तुम दो कौड़ी की लड़की मुझे धमकी दे रही हो? क्या कर लोगी तुम? और अगली बार भी करूंगी। इस बार तो तुम बच गई, पर अगली बार तुम्हें ऊपर पहुंचा कर रहूंगी। अवनी सुरेखा की बात सुनकर मुस्कुराते बोलती है, ठीक है सासू माँ, अगली बार आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना मुझे मारने की, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी खुद को बचाने की। पर इस बार जो आपने हरकत की है ना, उसकी सजा थोड़ा आप भी भुगत लीजिए। सुरेखा, क्या मतलब है तुम्हारा? अवनी सुरेखा को स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। सुरेखा को तैरना नहीं आता था, वो पानी में डूबने लगती है। अवनी हंसते बोलती है, क्या हुआ सासी माँ, पानी का स्वाद कैसा लग रहा है आपको? सुरेखा से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, वो पानी में डूबने लगी थी और वहीं अवनी उसे देखकर जोर जोर से हंसे जा रही थी। सुरेखा की हालत खराब होने लगी थी। तभी ऋषि भागते वहाँ आता है और अवनी को देखकर गुस्से में बोलता है, तुम माँ के ऊपर हंस कैसे सकती हो? माँ पानी में डूब रही है और तुम हंस रही हो। अवनी ऋषि को अचानक से देखकर चुप हो जाती है। ऋषि फिर पानी में कूद जाता है और सुरेखा जी को पानी से बाहर निकालता है। वो सुरेखा जी को जमीन में लेटाकर उनका हाथ सहलाने लगता है। सुरेखा जी जोर जोर से खांसने लगती है। ऋषि ये देखकर तुरंत सुरेखा जी को अपनी गोद में उठा लेता है और उन्हें महल के अंदर उनके कमरे में ले जाता है। आधे घंटे बाद डॉक्टर सुरेखा जी को चेक कर रहे थे। सुरेखा के कमरे में गायत्री, अवनी, ऋषि और ऋषि के पिता भानु सिंह रायजादा खड़े थे। ऋषि गुस्से में अवनी को ही देख रहा था, पर अवनी की नजरें तो सुरेखा पर ही थी। डॉक्टर सुरेखा को चेक करके ऋषि से बोलते हैं, अब रानी साहब बिल्कुल ठीक है, थोड़ा पानी चला गया था पर अब ये नॉर्मल है, आराम करेंगे तो अच्छा रहेगा।
अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद ऋषि अवनी पर चिल्लाते बोलता है, माँ वहाँ पूल में डूब रही थी और तुम माँ के पर हंस रही थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अवनी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर मैं टाइम से नहीं आता तो मैं डूब जाती। तुम्हें बिल्कुल भी माँ की परवाह नहीं है ना? हाँ, मैं जानता हूँ कि माँ तुम्हें पसंद नहीं करती हैं, पर तुम्हारे मन में भी माँ को लेकर इतनी नफरत है कि तुम्हें माँ के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुझे नहीं पता था। ऋषि अवनी को देखकर उसे बहुत कुछ बोल रहा था और अवनी नीचे मुंह करके उसकी बातें सुन रही थी। गायत्री ऋषि से बोलती हैं, ऋषभ क्या हुआ? तुम अवनी से इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? ऋषि गायत्री से बोलता है, दादी साहब को पता है माँ स्विमिंग पूल में डूब रही थी और ये अवनी वहीं खड़ी थी। इसे तैरना आता है, फिर भी ये माँ को बचाने में पूल में नहीं गई, उल्टा ये हंस रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं इसे खोजता पूल की तरफ चला गया। तब मैंने देखा अगर मुझे थोड़ा सा भी लेट होता तो आज हम माँ को खो देते। गायत्री ये सुनकर हैरानी से अवनी की तरफ देखती हैं। अवनी अभी भी शांत खड़ी थी। ऋषि उसका बाजू पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, जवाब दो अवनी, क्यों किया तुमने ये सब? ऐसे शांत क्यों खड़ी हो? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? गायत्री भी अवनी से बोलती है, बोलिए बेटा, आप ऐसे शांत क्यों खड़ी हैं? कुछ तो बोलिए, आपने क्यों नहीं सुरेखा को बचाया? अवनी गायत्री से बोलती है, क्योंकि दादी सा माँ सा मुझे मारने की कोशिश की थी। आप लोग पूछ रहे थे ना कि मैं कहाँ चली गई थी, और मैं जब घर आई तो मेरे कपड़े गीले क्यों थे? मैं आपको बताती हूँ। असलियत ये है कि मासा मुझे ज़मीन दिखाने के बहाने ब्रिज की तरफ ले गई थी और इन्होंने मुझे ब्रिज से नदी में धक्का दे दिया, और आज भी इन्होंने मुझे धमकी दिया कि ये फिर से मुझे मारने की कोशिश करेंगी, क्योंकि मैं इनके स्टेटस की नहीं हूँ, एक मिडिल क्लास लड़की हूँ। इसीलिए मैं मासा को सबक सिखाना चाहती थी कि मरने का डर कैसा होता है, इनको भी पता चले। अगर आप लोगों को अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप उस ड्राइवर से पूछ लीजिए जिसके साथ मैं और मासा गए थे। इतना बोलकर वो ड्राइवर को आवाज़ लगाती है। थोड़ी देर में ड्राइवर कमरे के अंदर आता है और सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। सुरेखा उस ड्राइवर को गुस्से में देखने लगती है। सुरेखा गुस्से में उस ड्राइवर को ही देख रही थी, जैसे मना कर रही हो कुछ भी बताने के लिए। अपने ड्राइवर को जब आवाज़ लगाती है, थोड़ी देर में ड्राइवर कमरे के अंदर आता है और सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। सुरेखा उस ड्राइवर को गुस्से में देखने लगती है। गायत्री ड्राइवर से बोलती है, बोलो रघु, सच्चाई क्या है? क्या ये सच है कि सुरेखा अवनी को ज़मीन दिखाने ले गई थी और वहाँ सुरेखा ने अवनी को ब्रिज से नदी में धक्का दे दिया? ड्राइवर गायत्री का सवाल सुनकर सुरेखा की तरफ देखता है। सुरेखा उसे बहुत ही बुरी तरह से गुस्से में घूर रही थी। गायत्री ड्राइवर से फिर बोलती है, देखो तुम्हें यहाँ किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हमने जो पूछा है उसका जवाब दीजिए हमें। बताओ हमें सच क्या है? तुम सालों से हमारे वफादार हो और हम जानते हैं कि तुम कभी भी हमसे झूठ नहीं बोलोगे। रघु गायत्री की बात सुनकर रोने लगता है। वो फिर अपने हाथ जोड़कर बोलता है, हाँ बड़ी रानी सा, ये सच है कि छोटी रानी सा कुंवर रानी को जमीन दिखाने के बहाने ब्रिज के नीचे नदी में धक्का दे दी थी। मैं कुंवर रानी को दोबारा खोजने उस ब्रिज पर गया था, पर ये मुझे वहाँ नहीं मिली। और तो और छोटी रानी ने मुझे धमकी भी दिया था कि अगर मैंने किसी को भी उनकी सच्चाई बताई तो वो मेरे परिवार को और मुझे जान से मार देंगी। इसीलिए मैं डर गया था। ऋषि ड्राइवर की बात सुनकर गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है और सुरेखा से बोलता है, माँ आपने ऐसा किया, आप ऐसा भी कर सकती हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं अवनी से प्यार करता हूँ और मैंने आपसे ये बात ना जाने कितनी बार बोली है। अब बहुत हो गया। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। मैं अब इस महल में नहीं रहूँगा और ना ही अब अवनी कोई रानी बनेगी। वो फिर अवनी का हाथ पकड़कर बोलता है, चलो हम आज ही मुंबई वापस चलेंगे और अपनी ज़िंदगी नई तरीके से शुरू करेंगे। और हाँ माँ, आज के बाद से मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। सोच लेना आपका बेटा मर गया। सुरेखा ऋषि के मुंह से ये सुनकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ऋषि अवनी का हाथ पकड़कर कमरे के बाहर जाने लगता है। तभी गायत्री ऋषि को आवाज़ लगाती है, एक मिनट ऋषि रुक जाओ। ऋषि और अवनी आवाज़ सुनकर रुक जाते हैं और पलटकर गायत्री की तरफ देखते हैं। गायत्री उनके सामने आकर बोलती है, हम भी चलेंगे तुम दोनों के साथ। हमें भी इस महल में नहीं रहना है। ये महल मैंने और तुम्हारे दादाजी ने कितने प्यार से बनवाया था, पर अब यहाँ दम घुटता है। यहाँ दिन रात साजिशें होती हैं, घर की बहू को मारने की कोशिश की जाती है। नहीं रहना इस महल में अब हमें। हम भी आपके साथ ही चलेंगे, हमें भी अपने साथ ही ले चलो। ऋषि गायत्री की बात सुनकर हाँ में अपना सिर
हिला देता है। तभी भानु सिंह रायजादा भी उनके पास आकर बोलते हैं, ऋषि बेटा, तुम और बहू चले जाओगे तो मेरा यहाँ मन कैसे लगेगा, और मासा भी जा रही हैं, फिर मैं तो यहाँ रह नहीं पाऊंगा। मुझे भी आप तीनों के साथ रहना है, मुझे भी ले चलो अपने साथ। मैं भी अब इस महल में नहीं रहूँगा, मुझे भी यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, मेरा भी अब दम घुटता है यहाँ पर। ऋषि भानु सिंह से बोलते हैं, ठीक है पापा, आप भी चलिए हमारे साथ। गायत्री सुरेखा के पास आती है और महल की चाबी उसके हाथ में देती बोलती है, ये लीजिए सुरेखा, आज के बाद से पूरा महल और ये पूरा राज्य आपका हुआ, अकेले राज कीजिएगा। इतना बोलकर वो सब कमरे से बाहर चले जाते हैं और अपनी अपनी पैकिंग करने लगते हैं। वो सब पैकिंग करके महल के बाहर आते हैं। महल के बाहर नौकर अपना एक लाइन से सर झुकाकर खड़े थे। सभी को बहुत दुख हो रहा था उन्हें जाता हुआ देखकर। गायत्री महल को एक बार अपने नम आंखों से चारों तरफ देखती है और फिर बाहर आ जाती हैं। ड्राइवर उन्हें देखकर जैसे ही कार का गेट खोलता है, ऋषि, अवनी, गायत्री और भानु सिंह अंदर का नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं। एकदम से जो महल के अंदर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। कार के अंदर सुरेखा बैठी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। ऋषि सुरेखा को देखकर गुस्से में कार का गेट बंद कर देता है। सुरेखा गेट खोलकर बाहर आती है और ऋषि के सामने अपने हाथ जोड़कर बोलती है, सॉरी बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इतनी दौलत, इतना पैसा और स्टेटस ये सब देखकर ना भूल गई थी कि मैं क्या कर रही हूँ। अपने ही घर की बहू को जिससे तेरी शादी हुई है उसे मारने के प्लान बना रही हूँ। मैं इतना नीचे कब गिर गई मुझे भी पता नहीं चला। बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। ऋषि उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था, वह अपनी नज़रें फेर कर खड़ा था। सुरेखा फिर गायत्री से बोलती है, मासा प्लीज़ ऋषि को समझाइए कि वो इस महल को छोड़कर ना जाए। वो मेरा इकलौता बेटा है और आज उसने इतनी बड़ी बात बोल दी। मैं समझ जाऊं कि वो मर गया, ऐसे कैसे समझ जाऊं मैं। मुझे आज भी याद है जब शादी के 5 साल के बाद हुआ था, ऋषि हुआ था, कितनी मन्नत मांगी थी तब जाकर ये पैदा हुआ था और मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा। भगवान का दिया हुआ वरदान को मैंने अच्छे से नहीं रखा। मुझे माफ़ कर दीजिए मासा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब सब इस महल को छोड़कर चले जाएंगे तो मैं अकेले यहाँ क्या करूँगी। मुझे भी आप लोगों के साथ जाना है। मुझे नहीं चाहिए ये महल, ये पैसा, ये स्टेटस, कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस मेरे अपनों का साथ चाहिए, मुझे मेरा परिवार चाहिए। प्लीज़ मत जाइए मुझे छोड़कर, और अगर जाना ही है तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाइए। मुझे भी रहना नहीं यहाँ पर, मेरा भी आप सबके बिना इस महल में मन नहीं लगेगा। मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ, मुझे भी अपने साथ ले जाइए। गायत्री सुरेखा की बात सुनकर उससे बोलती हैं, सॉरी सुरेखा, पर हम इसमें आपकी मदद नहीं कर सकते। आप ऋषि और अवनी की गुनहगार हैं तो आपको उनसे ही बात करनी चाहिए, ना कि हमसे। अगर उन्होंने आपको माफ़ कर दिया तो हम भी माफ़ कर देंगे। सुरेखा आपने सही कहा मासा, सबसे ज़्यादा तो मैं अवनी की गुनहगार हूँ। सुरेखा फिर अवनी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अवनी उन्हें ही देख रही थी। सुरेखा अपने दोनों हाथ जोड़कर भारी गले से बोलती है, अवनी बेटा, सबसे ज़्यादा हम आपके गुनहगार हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप हमारे ऋषि की पत्नी हैं और सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि इस पूरे राज्य की बहू हैं। ये जानने के बाद भी हम आपको मारने की कोशिश कर रहे थे। हम अपने स्टेटस के कारण बहुत नीचे गिर गए थे, हमें माफ़ कर दीजिए अवनी। हमें तो आपको अपनी बेटी बनाकर रखना चाहिए था, आपकी इज्जत करनी चाहिए थी, पर हमेशा हर बार हमने आपको बेइज्जत किया। फिर भी आपने कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया और हम आपको सबक सिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहे। आपसे इतनी कड़वी बातें बोली, आपको इतना बड़ा बुरा कहा। हमें माफ़ कर दीजिए, हम उन सब के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, और अगर किसी को इस महल से जाना है ना तो मैं जाऊंगी, और किसी को भी यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी इस वक्त इस महल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए आप सबकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी। इतना बोलकर सुरेखा अपने आंसू साफ करती है और वहाँ से चली जाती है। सुरेखा महल से बाहर चली जाती है। अवनी ये देखकर ऋषि से बोलती है, ऋषि उन्हें रोक लो। ऋषि अवनी की ये बात सुनकर गुस्से में बोलता है, बिल्कुल नहीं, माँ ने इतना सब कुछ किया और फिर भी तुम बोल रही हो कि मैं उन्हें रोक लूँ। जाने दो उन्हें। अवनी, नहीं ऋषि, मैं ऐसा नहीं चाहती कि माँ हम सबको छोड़कर चली जाए, प्लीज़ रोक लो उन्हें।
अवनी ऋषि के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। प्लीज ऋषि, महासा को रोक लो, वो यहाँ से नहीं जाएंगी। ऋषि कोई जवाब नहीं देता और महल के अंदर चला जाता है। अवनी फिर भागकर बाहर जाती है और सुरेखा का हाथ पीछे से पकड़ लेती है। सुरेखा पलटकर उसकी तरफ देखती है। अवनी सुरेखा से बोलती है, महासा आप कहाँ जा रही हैं? प्लीज मत जाइए। सुरेखा अपनी नम आंखों से आंसू लिए बोलती है, मैंने गलती की है और अब अपनी सजा भुगतने जा रही हूँ, मुझे जाने दो बेटा। अवनी, नहीं महासा, मैं बस चाहती थी कि आपको आपकी गलती का एहसास हो जाए। मैंने कभी नहीं चाहा कि आप हम सबको छोड़कर चली जाए। मैं आपको जाने नहीं दूंगी। सुरेखा अपने होठों पर फीकी मुस्कुराहट लिए बोलती है, इतना सब होने के बाद भी तुम मुझे रोकना चाहती हो? तुम बहुत अच्छी हो अवनी, तुम्हारी जगह अगर कोई और होती तो मुझसे नफरत करती। थैंक यू, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम मुझसे नफरत नहीं करती हो। बस अब मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अवनी, नहीं माँ, मैंने कहा ना आप नहीं जा सकती। और मैं आपसे नफरत क्यों करूँगी? मैं ना पहले आपसे नफरत करती थी और ना अब आपसे नफरत करती हूँ। आप मेरे ऋषि की माँ हैं, आपने मेरे ऋषि को जन्म दिया है, आपके कारण ही तो ऋषि इस दुनिया में आया है, तो मैं आपसे नफरत कैसे कर सकती हूँ? मेरे साथ प्लीज़ अंदर चलिए, हम सब खुशी से रहेंगे। सुरेखा अवनी के गालों में अपना हाथ रखकर बोलती है, नहीं बेटा, अब मुझे जाने दो, और हाँ, एक अच्छी रानी बनना, मेरी जैसे बिल्कुल भी मत बनना। ये बोलकर सुरेखा जाने लगती है। तभी फिर से कोई पीछे से उनका हाथ पकड़ लेता है। अवनी अपने बगल में देखती है, ऋषि ने सुरेखा का हाथ पकड़ा था। सुरेखा ऋषि की तरफ देखती है, ऋषि की आंखें नम थी। वो सुरेखा से बोलता है, आप ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हैं? आपको लगता है कि मैं आपके बिना रह पाऊंगा? बचपन में मैं ना जाने कितनी गलतियां करता था, तो आप मुझे माफ़ कर देती थी ना। आपने कभी भी मुझे खुद से दूर जाने नहीं दिया, तो आज जब आपने गलती किया है तो मैंने भी आपको माफ़ कर दिया है। मैं आपको खुद से दूर जाने नहीं दे सकता माँ, प्लीज़ आप यहाँ से नहीं जा सकती हैं। और अगर आप जाएंगी ना तो मैं भी आपके साथ जाऊँगा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा, प्लीज़ मत जाइए माँ। इतना बोलकर ऋषि सुरेखा के गले लग जाता है। सुरेखा बिलख कर रो पड़ती है। वो भी ऋषि को अपने सीने में छुपा लेती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी शख्स की आंखें नम हो जाती हैं। गायत्री सुरेखा के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, चलो सुरेखा, महल के अंदर चलो, अब सब ठीक हो गया है। अब हम दोनों मिलकर अवनी की ट्रेनिंग शुरू करेंगे। अवनी गायत्री की ये बात सुनकर मुंह बनाते बोलती है, नहीं दादी साहब, मुझे ट्रेनिंग नहीं करना है, ये रानी बनने की ट्रेनिंग ना बहुत कठिन है। सुरेखा और बाकी सब अवनी की ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। अवनी के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। सुरेखा सभी के साथ महल के अंदर चली जाती है। वहीं महल से थोड़ी दूर दो आंखें गुस्से में ये नज़ारा देख रही थी। वो अपने दांत पीसे बोलती है, ऋषि सिर्फ मेरा और मेरा ही रहेगा, इस अवनी को तो मैं ऋषि से दूर करके रहूंगी। तो दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर एक प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा। आखिर अब क्या होगा अवनी के साथ? क्या सुरेखा फिर से अवनी से बदला लेने के लिए कुछ करेगी, या फिर कोई और शख्स है जो अवनी से बदला लेगा और उससे जान से मार देगा? देखने के लिए देखिए इस कहानी के अगले भाग में। इसी तरह के नए कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।